आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अरहर क्रॉप्स, यानी कि दाल की जो एक मुख्य फसल है अरहर फसल की उत्पादन तकनीक के बारे में आज की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अरहर को अंग्रेजी में कहते हैं पिजियन पी। अरहर को पिजियन पी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम अरहर के बारे में तो अरहर जो है वो चने के बाद जो है दलहनी फसलों में चने यानी ग्राम के बाद अरहर का एक मुख्य स्थान होता है। अरहर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहन फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल एरियाज में एक अच्छे से उत्पादित यानी ग्रो की जा सकती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो 22% होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कैल्शियम फास्फोरस जो है ये पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड भी पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन रिच जो है वो पल्स क्रॉप के अंतर्गत आती है। अगर इसके हम बायोलॉजी की बात करें तो अरहर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैजेनस कजान। अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैजेनस कजान है। यह भारत की दलहनी फसलों में से एक है। इसे क्या कहते हैं? तुर या रेड ग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अन्य नामों से जाना जाता है। अरहर, तुर या रेड ग्राम या पिजियन पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके यानी कि इसे तुर या लाल चने के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 22% प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। इसीलिए इसे टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादक क्या करता है? उपभोक्ता। भारत जो है वो सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है वो देश है, यानी कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा विश्व में अरहर का उत्पादन करता है एवं उसका उपभोग भी किया जाता है, ठीक है। तो अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको क्या, साइंटिफिक नेम अरहर का हमने क्या बताया आपको? कैजेनस कजान। इसका जो फैमिली होती है, इसकी जो फैमिली है वो फैबिएसी है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है वो 22 होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है उसे अफ्रीका है। इसके अदर्स नेम क्या है? अदर्स नेम इसे क्या कहते हैं? रेड ग्राम, रेड ग्राम, तुर, पिजियन पी, ठीक है, या अरहर, ठीक है। इस नामों से इसे जाना जाता है। तो अरहर के बारे में आपको पता हो गया होगा। अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैजेनस कजान। इसकी जो फैमिली है वो है फैबिएसी। इसका क्रोमोसोम नंबर है वो 22 है। इसका ओरिजिन प्लेस वो अफ्रीका है। इसका अदर नेम क्या है? रेड ग्राम, तुर और पिजियन पी या अरहर के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 20 से 22% प्रोटीन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, ठीक है, ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और अरहर की जड़ों में एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। यानी सभी दलहनी फसलों में एक राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधे के अंदर करता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और क्या है कि जो है अरहर जो है वो टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। भारत में अरहर की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और उपभोग भी सबसे ज्यादा जो है वो किया जाता है, ठीक है। यानी भारत में दलहन दाल का सबसे ज्यादा उपभोग भी किया जाता है, ठीक है।
अन्य जानकारी इसमें बात करें, अगर इसकी जलवायु की बात की जाए, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, तो अरहर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो उपयुक्त माना जाता है। अच्छी वृद्धि के लिए 600 से 1000 mm वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है, ठीक है। तो अरहर कैसी फसल है, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है वो क्रॉप्स है, जिसके लिए 25 से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो उपयुक्त होता है। और इसकी अच्छी वृद्धि के लिए 600 से 1000 mm वार्षिक वर्षा जो होती है वो पर्याप्त होती है। यह फसल सूखा सहन कर सकती है, ठीक है, यानी कि कम बरसात में भी इसे हम सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप होती है, ठीक है, सूखा सहनशील करने वाली फसल होती है। लेकिन जल भराव और पाला इसके लिए हानिकारक होते हैं। क्या होता है कि जो जल भराव कंडीशन होती है और पाला अधिक पड़ता है वो इसके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। फूल आने तथा दाना बनने समय साफ एवं धूप वाला मौसम अधिक उपयुक्त रहता है, ठीक है, यानी कि जब इसमें फ्लावरिंग आती है और दाना बनने की समय जो है वो इसमें पर्याप्त मात्रा में धूप और खुला हुआ मौसम जो है वो इसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके लिए एक शुष्क जलवायु वाला मौसम, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो इसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक मतलब कि कम वर्षा में भी इसे अच्छी उगाया जा सकता है, यानी कि ड्रॉट और रेनफेड कंडीशन में ये अच्छा उत्पादन दे सकती है, ठीक है। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर जो है इसी खेती अच्छे से की जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इसकी खेती सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में की जाती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र जो है वो वहां पर वर्षा कम होती है, वहां पर इसे हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं, ठीक है। भूमि की बात की जाए तो अरहर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली जो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। भूमि का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अधिक अम्लीय या जल भराव वाली भूमि इस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो अरहर की खेती जो है लगभग सभी स्थानों पर जो है वो की जा सकती है। जनरली बात करें अगर तो अच्छी जल निकास वाली जो दोमट या बलुई दोमट मृदा है वो इसके लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है, सबसे उपयुक्त होती है। और भूमि का जो पीएच होता है वो 6.0 से 7.5 के बीच जो है वो होता है, ठीक है। अधिक अम्लीय या जल भरा वाली जो भूमि है वो फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मतलब अगर ज्यादा एसिडिक मात्रा है और जल भरा वाली मृदा है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो जो है इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो उन्नत किस्मों की बात की जाए, कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं, ठीक है, अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर उनको अच्छा क्लाइमेट और अच्छी मृदा मिल गई तो वो अच्छा उत्पादन जो है वो दे सकती हैं। तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन आवश्यक रूप से करना चाहिए, जैसे कि पूसा 992, ठीक है, पूसा 992 जो किस्म है, ठीक है, यूपीएस, इसको हम क्या कहते हैं, उपास 120, ठीक है, उपास 120 जो है वो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अच्छा उत्पादन देने वाली, मतलब कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है, ठीक है। आशा ICPL 87-199, ठीक है, ये फसल है। बहार जो है वो ये भी एक बहुत अच्छी फसल है जो कि जो है अच्छा प्रोडक्शन देती है। मारुति, नरेंद्र अरहर 1, BDN 2, ये सारी एक महत्वपूर्ण किस्में हैं जो एक अच्छा उत्पादन देती हैं। इन किस्मों की अवधि तथा उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। तो इन किस्मों की जो अवधि है और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। भूमि की तैयारी की बात करें तो खेत की एक बार गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाना चाहिए। अंतिम जुताई के समय 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद FYM मिला देनी चाहिए। खेत समतल तथा खरपतवार जो है वो रहित होना चाहिए, ठीक है। तो भूमि की तैयारी की बात करें तो अच्छी जो है वो जो है
बलुई दोमट मृदा जो हो और थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो, जहां जल निकास अच्छा हो, उस स्थान का इसके लिए चयन करना चाहिए। ठीक है, वहां पर जो है वो उसका स्थान का चयन करना चाहिए। और इसमें क्या है कि पहली जुताई के पहली जुताई जो है वो MVP प्लाऊ से करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए। और गहरी जुताई करने के बाद जो है वो FYM की मात्रा जो होती है वो लगभग सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 10 टन जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो डाल देना चाहिए। इसके बाद फिर जो है वो 2-3 जुताई उसके बाद जो है वो करके पाटा लगाना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ सोइंग की बात करें यानी बुआई का समय की बात की जाए तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अरहर की बुआई मानसून की शुरुआत के साथ जून से जुलाई के बीच की जाती है। ठीक है, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, जैसे ही मानसून आता है, वैसे अरहर की बुआई जो है वो प्रारंभ हो जाती है। बात करें महीने की तो जून से जुलाई का महीना इसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, उत्तर भारत जून से जुलाई। ठीक है, मध्य एवं दक्षिण भारत जून से अगस्त। ठीक है, मध्य एवं दक्षिण भारत जून से अगस्त। समय पर बुआई करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा कीट एवं रोगों का प्रकोप जो है वो कम होता है। ठीक है, अगर हम समय से बुआई करते हैं तो पौधों की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, एवं कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होता है, ये देखने को मिला है। ठीक है, बीज दर की बात की जाए, बीज दर एवं बुआई की यानी कि सीड रेट एंड सोइंग की अगर बात करें तो जल्दी पकने वाली किस्में 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो जल्दी पकने वाली किस्मों की बीज दर कितनी होती है? लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देर से यानी मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों के लिए 15 से 20 किलोग्राम। ठीक है, तो 15 से 20 किलोग्राम जो लेट सोइंग की जाती है, देर से पकती हैं, मध्यम या देर से पकने वाली जो प्रजातियां हैं उनके लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जल्दी पकने वाली जो कि 6 महीने में तैयार हो जाती हैं वो कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीज को गहराई की बात करें तो बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। ठीक है, बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर जो है वो बोना चाहिए, तभी इसका अंकुरण जो है वो अच्छा होता है। अनुशंसित दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो जल्दी पकने वाली किस्में 45 से 20 सेंटीमीटर और मध्यम से देर में पकने वाली किस्में 60 से 75 या 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो इसमें रखा जाता है। ठीक है, कतारों में बुआई करने से निराई गुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य जो है वो आसानी से किए जा सकते हैं। अगर उसको हम कतारों में बुआई करते हैं तो तमाम प्रकार की निराई गुड़ाई जुताई बुआई कार्य जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें रोल है। बीज उपचार की बात की जाए, सीड ट्रीटमेंट की, तो अच्छी फसल के लिए बीज उपचार आवश्यक है। क्या है? अच्छी फसल के लिए जो है वो बीज उपचार करना वो आवश्यक होता है। जैसे कि कार्बेंडाजिम या थायरम 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। ठीक है, कुछ जो है फंजीसाइड्स हैं जैसे कि कार्बेंडाजिम, ठीक है, और थायरम जो है वो 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मृदा जनित रोग होते हैं, सीड बॉर्न डिजीज होते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, उससे बीज को मुक्त किया जा सकता है, फसल को मुक्त किया जा सकता है। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार करें ताकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ सके। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो राइजोबियम कल्चर जो होता है, ठीक है, राइजोबियम कल्चर जो होता है तो उससे बीज को उपचार करना चाहिए, जिससे कि जो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है प्लांट की वो जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए राइजोबियम जो है वो राइजोबियम करने से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की जो क्षमता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी है प्लांट की, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, और उत्पादन क्या होता है? उससे अच्छा प्राप्त होता है। फास्फेट घुलनशील जीवाणु पीएसबी का उपयोग भी लाभकारी होता है। क्या है? फास्फेट घुलनशील जो जीवाणु है पीएसबी इसको बोलते हैं, उसका भी उपयोग जो है वो लाभकारी होता है। ठीक है, पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो अरहर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, फिर भी प्रारंभिक वृद्धि के लिए थोड़ी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अरहर जो है न्यूट्रिएंट जो है
अरहर वायुमंडल से क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और फिर भी प्रारंभिक वृद्धि के लिए थोड़ी मात्रा उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कहने के मतलब है कि पोषक तत्वों में मतलब कि अरहर को कम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जनरली जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से वो अवशोषित कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो है रिकमेंडेड क्या चाहिए, जैसे नाइट्रोजन जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, और पोटास जो है वो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये मात्रा जो है वो इसके लिए रिकमेंड की जाती है, ये मात्रा इसको देनी चाहिए। जिंक तथा सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होने पर उनका भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जिंक और सल्फर की अगर कमी है आवश्यकता अनुसार भी उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें सिंचाई की बात करें, इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो अरहर मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई करने से उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अरहर कैसी फसल है ये, वैसे कि अरहर जो है वो अरहर को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे भी बरसात में होती है, लेकिन अगर बरसात नहीं होती है, ठीक है, बरसात नहीं होती है तब इसे सिंचाई जो है वो कुछ सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। जैसे इसकी कुछ मुख्य अवस्थाएं हैं, फूल आने की अवस्था, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है, फली बनने की अवस्था और दाना भरते समय। कौन कौन सी अवस्था बोलते हैं इसको, फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, दूसरा क्या है कि पॉड फिलिंग स्टेज, पॉड फिलिंग स्टेज, और ग्रेन फिलिंग स्टेज। तो ये सारी जो है वो मुख्य CRI स्टेज की स्टेज होती हैं। ठीक है, मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कि फूल आने की अवस्था में इसे सिंचाई करनी हो सकता है, फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है, पॉड फॉर्मेशन स्टेज जो है फली बनते समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ग्रेन फिलिंग स्टेज, ये सारी इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जब इसमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इन दशाओं में इस कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है खेत में तो उत्पादन अरहर का कम हो जाता है। ठीक है, खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़न एवं अन्य रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो फील्ड में नहीं होना चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो फिर इसके तो जो है इसमें क्या होता है कि ये जड़ें जो है वो सड़ जाती हैं। ठीक है, और जो है तमाम प्रकार की बीमारियों से पौधे ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, वीड मैनेजमेंट की बात की जाए, खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करें तो बुआई के बाद पहले 45 से 60 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक है। ठीक है, बुआई के बाद पहले 45 से 60 दिन खेत को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के उपाय की बात की जाए तो 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए और 40 से 45 दिन बाद जो है वो दूसरी निराई गुड़ाई जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से समय समय पर जो है वो इसमें खरपतवार नियंत्रण करते रहना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार के जो है कंपटीशन से क्रॉप को बचाया जा सके। ठीक है, तमाम प्रकार से खरपतवार क्या है कि पोषक तत्वों के लिए या स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इससे फसल को बचाया जा सकता है। समय समय पर जो है वो खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो है वो शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो है आवश्यकता पड़ती है तो उसे हर्बिसाइड का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके महत्वपूर्ण कुछ पेस्ट हैं। अरहर की प्रमुख कीट जो है वो कई सारे हैं, जैसे हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा फूल एवं फलियों का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है पत्तियों पर इसके जो फीमेल होती हैं वो एग लेइंग करती है और फिर एग से जो है लार्वी निकलते हैं, और लार्वी जो है इनके लार्वी जो है अवस्था
वो सबसे हार्मफुल स्टेज होती है। लार्वा जो है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फलिकों को छेद करते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दानों को पूरा खोखला कर देते हैं, ठीक है, दानों को खा जाते हैं, जिसे काफी नुकसान हो जाता है। तो इसे जो है वो देख करके अगर ज्यादा मात्रा में है तो हमें जैसे कि बीटी हो गया, बिवेरिया हो गया, इसको हमको इसका कल्चर जो है वो उपयोग करके इन्हें नष्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पॉड फ्लाई की बात करें तो दानों को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। जो पॉड फ्लाई है वो क्या करती हैं, दानों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। प्लम मॉथ की बात की जाए तो कोमल फलियों एवं फूलों पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। ये भी जो कोमल फलियां हैं, कोमल फूल हैं, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से जो है नीम ऑयल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए 2 ml प्रति लीटर की दर से, जिससे इससे जो है वो फसल को हम बचा सकते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण कीट हैं जो कि अरहर की फसल में लगते हैं, ठीक है। इनके नियंत्रण के लिए और कई सारे हैं, जैसे समय समय पर क्या है, खेत का निरीक्षण करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए, जैविक नियंत्रण को विधियां अपनाएं, जैसे कि हमने बताया कि आपको बीटी या बिवेरिया कल्चर का इसमें उपयोग करना चाहिए। तो इस समय जो है वो ये सारी जो है वो उपाय को बचा करके हम अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। इसके बाद डिजीज मैनेजमेंट की बात की जाए, रोग प्रबंधन की बात करें तो अरहर के प्रमुख रोग हैं जैसे कि उकठा यानी विल्ट, ठीक है। उकठा डिजीज तो पौधे क्या करते हैं, सूख जाते हैं। उकठा में क्या होते हैं, पौधे जो है वो सूख जाते हैं। स्टेरिलिटी मोजाइक रोग तो पौधे में फूल नहीं आते हैं, ठीक है। तो उकठा डिजीज क्या होता है, पौधा क्या होता है, पूरी तरह सूख जाता है। इसके अलावा पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है, पौधा पूरा झुलसा हुआ दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का जो है वो कवक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के अगर हम पौधे को खेत में देखते हैं तो तुरंत उखाड़ के हमको जला देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, तो अन्य फसलों में ये बीमारी ना फैलने पाए। और बीज को हमेशा शोधित करके बोना चाहिए, ठीक है, किसी फंजीसाइड से शोधित करके ही बीजों को बोना चाहिए। स्टेरिलिटी मोजाइक रोग की बात करें तो पौधे में फूल नहीं आते हैं, ठीक है, पौधे में फूल नहीं आते हैं, पत्तियां बिल्कुल मुड़ी हुई होती हैं, पौधे बंझाकार हो जाते हैं। तो इस अवस्था में अगर किसी फील्ड में इस तरह के कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो पौधे को तुरंत उठा करके जला देना चाहिए, तो इससे हम अन्य क्रॉप को बचा सकते हैं। फाइटोप्थेरा ब्लाइट, ठीक है, फाइटोप्थेरा ब्लाइट यानी तना एवं जड़ जो है वो सड़ने लगते हैं। फाइटोप्थेरा ब्लाइट जो है ये एक प्रकार का फंगस होता है जिसके कारण जो है वो तना एवं जड़ें क्या होती है, पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं और पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के उपाय बात करें तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जो रोग रोधी किस्में हैं उसका चयन करना चाहिए, ठीक है। बीज का हमेशा उपचार करें, तमाम प्रकार के रसायन से बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। अच्छा फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी खेत में बार बार रोगों का, कीटों का प्रकोप हो रहा है तो फिर दूसरी फसल को उस खेत में लेना चाहिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन को परिवर्तन कर देना चाहिए, ठीक है। खेत में उचित जल निकास रखना चाहिए। जिस खेत में हम अरहर की खेती करते हैं वहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है। संक्रमित पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए, जला देना चाहिए, जिससे कि अन्य जो फसलें हैं वो इससे प्रभावित ना होने पाए, ठीक है। तो ये सारे जो है वो रोग प्रबंधन के उपाय हैं जो हमें करना चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की बात की जाए, कटाई और मड़ाई की बात करें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की, तो जब लगभग 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% फलियां भूरी एवं सूख जाएं तब फसल की कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को सुखाकर मड़ाई की जाती है। मड़ाई हाथ से या थ्रेशर से की जा सकती है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की अगर बात करें तो जब लगभग 80 to 90%, ठीक है, 80 से 90% जो फलियां हैं जब वो सूख जाएं
तब फसल की कटाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, और कटाई के बाद पौधे को सुखाकर मड़ाई की जाती है। ठीक है, कटाई के बाद पौधे को सुखा करके उसके बाद क्या की जाती है, हार्वेस्ट यानी मड़ाई की जाती है। ठीक है, मड़ाई हाथ से या थ्रेशर द्वारा की जाती है। ठीक है, या जो है थ्रेशर हो या फिर हाथ से पीट करके इसकी मड़ाई जो होती है वो थ्रेशिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, स्टोरेज की बात की जाए, भंडारण की, तो भंडारण से पहले बीजों को अच्छी तरह सुखाकर उनकी नमी लगभग 8 से 10% 8 से 10% लानी चाहिए। साफ, सूखे एवं कीट मुक्त गोदाम में संग्रह करने से भंडारण से कीटों को सुरक्षा मिलती है और बीज की गुणवत्ता भी बनी रहती है। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से सूखे हुए बीजों को, लगभग इसमें बीज में जो नमी की मात्रा है वो 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी प्रकार से सूखे हुए बीजों को साफ सुथरे भंडार गृह में, कीट मुक्त भंडार गृह में, ठीक है, सुखाना चाहिए। ठीक है, नहीं भंडारित करना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि जो गोदाम है वो क्रैक एंड क्रैसेस, बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार के छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, चूने से बिल्कुल पेंट होने चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार के कीट वगैरह नहीं होने चाहिए। हो सके तो वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि स्टील के ड्रम में जो है वो बीजों को, फसल को भंडारित करना चाहिए, जिससे कि वो किसी प्रकार के कीटों का प्रकोप ना होने पाए। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए भंडारण में। उत्पादन की बात की जाए तो उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने पर वर्षाधारित खेती में लगभग 12 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी रेन फेड एग्रीकल्चर में 12 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित एवं उन्नत प्रबंधन में 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, इससे अधिक उत्पादन भी संभव है। ठीक है, तो जैसे कि जो रेनफेड एरियाज हैं वहां से 12 से 18 और जहां सिंचित की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पर 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अरहर का महत्व की बात की जाए, द इम्पोर्टेंस ऑफ अरहर पीजीएनपी। ठीक है, तो अरहर जो है वो पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त दलहन है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम करती है। ठीक है, ये क्या है, एक पौष्टिक जो है वो, ठीक है, यानी कि पोषण से युक्त जो है वो एक आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जो है आपका फोलिक एसिड, ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, और फसल चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके पौधों के डंठल ईंधन के रूप में, ठीक है, पौधों के जो डंठल होते हैं वो ईंधन के रूप में, और जिसका चारा होता है, हरा पत्तियां जो हरी होती हैं वो चारे के रूप में जो है वो उपयोग की जाती हैं, जो कि पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, यह किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो अरहर के इंपॉर्टेंस हैं, महत्व हैं। ठीक है, तो अरहर की खेती काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे टॉपिक हमने आपको डिटेल से बता दिए। आई होप जो है वो कि आप अरहर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएस महाविद्यालय पर आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।